और आइए एक बार फिर से आपको इस वक्त की एक अहम खबर बताएं। राष्ट्रपति भवन से जो खास तस्वीरें मिल रही हैं वो आप तक पहुंचाएं। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म सम्मान से नवाजा गया, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया और ये सम्मान ग्रहण किया अखिलेश यादव ने। पद्म भूषण डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। पद्म भूषण पद्म भूषण डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा साहित्य एवं शिक्षा। तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये सम्मान अखिलेश यादव ने ग्रहण किया। ये आपको राष्ट्रपति भवन से पद्म सम्मान समारोह की हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को ये सम्मान मिला जिसे ग्रहण किया अखिलेश यादव ने। ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। पद्म विभूषण से किस किस को नवाजा जाएगा हम आपको वो भी जानकारी दे रहे हैं। दिलीप महानवासी मरणोपरांत मेडिसिन क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर क्षेत्र में मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर और आइए देश हित की शुरुआत करते हैं। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही जाल में फंस गया है। भारत के खिलाफ अलग अलग मंच पर जहर उगलने वाले पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी। इस बार पाकिस्तान की कठपुतली ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बयान के जरिए भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, मगर भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि ओआईसी की बोलती बंद हो गई। साथ ही पाकिस्तान का मजहबी नफरत बढ़ाने का एजेंडा भी फेल हो गया। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा देने वाला मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक बार फिर बेनकाब हुआ है। भारत ने पाकिस्तान का मोहरा बन चुके ओआईसी को एक बार फिर आईना दिखाया है। ओआईसी ने बिहार और बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर एक बयान जारी कर पाकिस्तानी जुबान बोलने की कोशिश की थी। ओआईसी जनरल सचिवालय हिंसा और बर्बरता के ऐसे भड़काऊ कृत्यों की निंदा करता है। ऐसी घटनाएं भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की ओर इशारा करती हैं। ओआईसी की अपील है कि इस तरह के कृत्यों के लिए उकसाने वालों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और मुस्लिम समुदाय की रक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। मुस्लिमों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाले ओआईसी को भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। ओआईसी सिर्फ भारत विरोधी ताकतों के जरिए लगातार ऐसे बेतुके बयानों और कृत्यों की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। भारत ने इस बयान के जरिए ओआईसी को आईना दिखा दिया और ये भी बता दिया कि पूरी दुनिया में कैसे अब मुस्लिम देशों के इस संगठन की बदनामी हो रही है। ये सब पॉलिटिकल इसका इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म के नाम पे। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना और अपने यहाँ दूसरे मुसलमानों को उसने जो अत्याचार किए, अगर न किए होते तो आज शायद बांग्लादेश भी न बनता, उसी की वजह से बना। और ये भी वही धर्म का पॉलिटिकल इस्तेमाल करना, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना। इनको न तो पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं, न इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो तमाम मुसलमान देशों में हो रहे हैं उसकी भी ये कभी बात नहीं करते।
ओआईसी जिस पाकिस्तान का राग अलापता है, उसी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर वो चुप्पी साधे रहता है, जबकि पाकिस्तान की जनता खुद अपनी सरकार पर सवाल उठाती है। पाकिस्तान की नाकामी वहाँ की जनता खुद बता रही है, लेकिन ओआईसी को ये नहीं दिखता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भी उसे नजर नहीं आते। हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर चुप्पी, सिंध में 2 हिंदू डॉक्टर्स की हत्या पर खामोशी, खैबर पख्तूनख्वा में सिख व्यापारी ईसाई युवक की हत्या, अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण को लेकर आंखों पर पट्टी। पाकिस्तान में हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण होता है। अपहरण के बाद धर्मांतरण और निकाह किया जाता है। पाकिस्तान में अहमदिया और शिया मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में हो रहा पाप ओआईसी के लिए मायने भले ही नहीं रखता हो। पाकिस्तान के लोग सच बता रहे हैं और ओआईसी सिर्फ अपना भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। इससे पहले कई बार जम्मू कश्मीर को लेकर भी ओआईसी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। दिसंबर 2022 में भी ओआईसी के महासचिव ने पीओ के दौरे के दौरान कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए ओआईसी एक खाका तैयार कर रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी ओआईसी ने बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने और कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने की मांग की थी। ओआईसी के इन बयानों को लेकर भी भारत ने कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद अब ओआईसी फिर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देकर अपनी फजीहत करा रहा है। इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कहीं भी नहीं है। फिलिस्तीन के मामले में भी ये नहीं बोलते, इनकी हिम्मत नहीं बोलने की। ये सिर्फ कश्मीर इनको नज़र आता है, जहाँ पे सचमुच अत्याचार हो रहे हैं वो इनको नज़र नहीं आते। फिलिस्तीन से ज़्यादा कौन होगा? भारत इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना तो इनके देश भी नहीं करते। और तो भारत की आज भी सपोर्ट पैलेस्टाइन को है। इस्लामिक सहयोग संगठन का पाकिस्तान प्रेम बार बार दिखा है, लेकिन पाकिस्तान में आटे के लिए मर रहे लोग उसे दिखाई नहीं देते। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलने में ओआईसी बिल्कुल भी देर नहीं लगाता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर आए संकट पर वो खामोश रहता है। इससे साफ है कि ओआईसी चाहे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कितना भी चलाता रहे, मगर भारत के सामने उसे हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओआईसी में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का भारत ने कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान और चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास एक और शक्तिशाली हथियार है, जिसका पहला ट्रायल जल्द होने जा रहा है। भारत का ये शक्तिशाली रक्षा कवच हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर दुश्मन के हर हमलों से बचाएगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत का नया आसमानी कवच बढ़ेगा वायुसेना का जोश। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। S-400 से होगा धमाका, सहमेंगे आतंक के आका। भारतीय वायुसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा होने वाला है, जिससे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। भारत जल्द ही S-400 मिसाइल दागने की तैयारी में है। इसकी कवायद चल रही है और कभी भी धमाका किया जा सकता है। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए की डील की थी और अब तक 5 में से 3 स्क्वाड्रन वायुसेना को मिल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक 5 स्क्वाड्रन मिल जाएंगी। डील होने के बाद भारत ने ट्रायल के दौरान रूस में S-400 मिसाइल दाग चुका है, लेकिन भारत में अब तक इसकी टेस्टिंग नहीं की गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही अब भारत में भी इसका परीक्षण किया जाएगा। भारत के अंदर इसका पहला परीक्षण अब जल्द ही वायुसेना करने जा रही है और इससे जाहिर है कि इसकी जो ऑपरेशनल रेडीनेस को परखा जाएगा और ये निसंदेह
भारत की वायुसेना की एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरा है। अब आपको बताते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है और इससे क्या फायदा मिलेगा। S-400 मिसाइल एक मजबूत एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो आसमान में दुश्मन की ओर से टारगेट किए गए किसी भी हमले को पल भर में खाक कर सकते हैं। इसे दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस। देशत में अब बात बिहार की। जितनी खतरनाक होती है हिंसा, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है जुबानी हिंसा। बिहार में हिंसा कब की खत्म हो गई है, लेकिन राजनीति खत्म नहीं हो रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हिंसा के लिए इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। जब बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में इस पर सवाल किया तो एक विधायक के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था की नाकामी पर कब तक ये ब्लेम गेम चलेगी और ये सियासी ड्रामा जारी रहेगा। आप अपना बात कहिए। आसन की मर्यादा है। ये कौन सी व्यवस्था है कि ये बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलने देंगे? न्याय चाहिए। सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? विपक्ष के साथ यही व्यवहार। बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। दो लोग हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक एजेंट है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। नीतीश कुमार जो है कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। MIM क्या चीज है? उन्हीं का वो एजेंट है। आप जो है संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं। हंगामे की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं, जहां रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बवाल हुआ। आसन की मर्यादा है। बीजेपी ने विधानसभा में नालंदा और सासाराम हिंसा का मुद्दा उठाया और सदन के अंदर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हिंसा को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी विजय सिन्हा के आरोपों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, बीजेपी विधायकों ने फिर से हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और वेल तक पहुंच गए। बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। सदन में हो रहे लगातार हंगामे से स्पीकर अवध बिहारी चौधरी भड़क गए। उन्होंने मार्शल्स को बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा। हटिए, निकाल बाहर करो। निकालो बाहर करो। आप जाइए, जगह पर जाइए। बीजेपी ने रामनवमी पर हुई हिंसा को नीतीश सरकार की नाकामी बताया और नीतीश सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण का आरोप लगाया। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने हिंसा के पीछे साजिश बताई। नीतीश ने इशारों में कहा कि दो लोग बिहार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनमें से एक राज कर रहा है और एक उसका एजेंट है। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान ओवैसी पर भी हमला बोला। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में हिंसा के लिए नीतीश को जिम्मेदार बताया, तो नीतीश ने उनको भी जवाब दिया। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शाल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है
वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। और यहाँ क्या उनका है? कुछ है तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहते, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बीच बिहार के नालंदा में हिंसा के 5वें दिन भी पुलिस की छापेमारी जारी रही। पुलिस ने दीपनगर इलाके में बजरंग दल के मेंबर कुमार कुंदन के घर छापा मारा और लोहे के औजार समेत कई आधार कार्ड बरामद किए। पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। रामनवमी के दिन सासाराम में भी हंगामा हुआ था, लेकिन अब स्थिति काफी सामान्य हो गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में दुकानें खुलने लगी हैं। कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, वो लोग अब लौटने लगे हैं। हालांकि इलाके में फिलहाल इंटरनेट बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को तमिलनाडु से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफल होने पर दंगे कराए गए। लगभग 118 जगह जो है यात्राएं निकाली गई, शोभा यात्रा, जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण रहा। 2 जगह जो है केवल घटना हुई और ये लगातार इसको लेकर के सरकार गंभीर है। और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था दंगा को भड़काने में, उन सबको चिन्हित करके सैकड़ों के तादाद में पकड़ा जा रहा है और कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी। सरकार रहे ना रहे, सद्भावना, अमन चैन वो कायम रहेगा। और हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाए, तो अब जो है दंगा फसाद, जो पाक महीना है, एक पवित्र महीना चल रहा है, सब लोगों का त्यौहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कतई हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया, तो ओवैसी ने फिर से नीतीश कुमार पर पलटवार किया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वाजिब सवाल उठाए हैं। जुलूस के नाम पर हिंदुत्व की तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फसाद फैलाया और प्रशासन ने उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट हैं। अरे भाई, जिस आप ही ने 2002 जब गुजरात का दंगा हुआ, आप बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री थे, आप बीजेपी के साथ रहे, आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। तो ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? जी न्यूज़।